दरअसल बात ऐसी है कि सेक्टर 1 निवासी पीयूष जैन, जो पेशे से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, ये आप सुनिए सीए पीयूष जैन जी से। माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी ने अपने 2018 के एफिडेविट में लिखा था 2018-19 की आय वो दर्शाते हैं 4,74,600 यानी कि 4,74,000। और इसके एफिडेविट में उन्होंने 5 वर्ष की अपनी आय का ब्यौरा दिया है 24,21,160। इसी प्रकार से अपनी श्रीमती की आय का कुल योग होता है 5 वर्ष का 43,03,060, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 67 लाख रुपीस की इनकी 5 वर्ष की आय है। इन 5 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ कर्जा बांटा है। जो इनकी वाइफ हैं, इनको इन्होंने 62,91,000 रुपये कर्जा दिया है। मैं भिलाई का एक छोटा सा मतदाता, पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं में लगातार एक बात आ रही थी कि भिलाई में आप सभी को जानकारी होगी कि अभी विधानसभा चुनाव है, तो हर चर्चा में ये आ रहा था कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस हो गया है एग्जिस्टिंग विधायक के ऊपर और डिसप्रोपोर्शनेट असेट, आय से ज़्यादा संपत्ति। तो लोग हमसे पूछते थे कि भाई क्या वाकई में ऐसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए थोड़ा सा आंकड़ों को देखा जाए। तो मैं आज आपके समक्ष 2018 में देवेंद्र यादव जी का चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया एफिडेविट, साथ ही 2023 में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया एफिडेविट लेके बैठा हूं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि हमारे माननीय विधायक जी की जो आंकड़ों की जादूगरी है उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये एफिडेविट, जैसे आपको जानकारी होगी कि झूठी जानकारी देना किसी भी एफिडेविट में एक कानूनी अपराध है। तो पहले ही पॉइंट से शुरू करते हैं। माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी ने अपने 2018 के एफिडेविट में लिखा था कि उनकी वर्ष 2018-19 की आय 5,03,684 रुपये है, जो 2023 के उनके एफिडेविट में उन्होंने गलत जानकारी दी है, या शायद 2018 में गलत जानकारी थी, दोनों में मैच नहीं है। 2023 के एफिडेविट में इस वर्ष 2018-19 की आय वो दर्शाते हैं 4,74,600 यानी कि 4,74,000। और वहीं 5 साल पुराने एफिडेविट में इसी वर्ष की आय वो दर्शाते हैं 5,03,000। तो यदि एक ही वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न है तो 2 एफिडेविट में 2 आय कैसे? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसी प्रकार से उनकी श्रीमती श्रुतिका ताम्रकार यादव जी, इनकी आय पिछले एफिडेविट में इन्होंने दर्शाई थी, आप देख सकते हैं 3,62,000 रुपये, जो अचानक से इसी वर्ष की आय इस एफिडेविट में हो गई है 4,87,000 यानी कि 4,87,000। तो ये दोनों ही आय इनकम टैक्स रिटर्न से आई हुई है, या तो यहाँ इन्होंने गलत बताया था या यहाँ इन्होंने गलत बताया। खैर, ये तो चलिए टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, कल को बोलेंगे कि लिखने में गलती हो गई या रिटर्न रिवाइज किए या कोई और बहाना भी आ जाएगा। मित्रों, 2023 के एफिडेविट में उन्होंने 5 वर्ष की अपनी आय का ब्यौरा दिया है 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। इन 5 वर्ष की आय का कुल टोटल होता है, यदि आप देखेंगे तो मैंने निकाल के रखा है 24,21,160। इसी प्रकार से अपनी श्रीमती की आय का कुल योग होता है 5 वर्ष का 43,03,060, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 67 लाख रुपीस की इनकी 5 वर्ष की आय है। मित्रों, इनके एफिडेविट के हिसाब से देवेंद्र यादव जी ने इन 5 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ कर्जा बांटा है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि इन्होंने कर्ज दिया किसको है। धर्मेंद्र यादव, जो इनके भाई हैं, उनको इन्होंने 26 लाख रुपए कर्जा दिया है। श्रुतिका यादव, जो इनकी वाइफ हैं, इनको इन्होंने 62,91,000 रुपये कर्जा दिया है। श्रीमती पुष्पा देवी यादव, जो शायद इनकी माता जी हैं, 8 लाख रुपए कर्ज दिया है। धर्मेंद्र यादव HUF और धर्मेंद्र यादव, इन दोनों को मिला के धर्मेंद्र यादव को 9 लाख और धर्मेंद्र यादव HUF को 26 लाख, इस प्रकार से 1 करोड़ 5 लाख रुपए कर्ज दिए हैं।
मित्रों, सोच के बड़ी हंसी आती है कि एक व्यक्ति कैसे अपनी बीवी को कर्ज दे सकता है, कैसे अपनी माँ को कर्ज दे सकता है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बीवी को कर्जा तो नहीं दिया जाता। तो हमारे सम्माननीय विधायक जी, जिन्होंने अपने एफिडेविट में खुद के ऊपर कर्ज 0 माना है, इन्होंने 1 रुपये भी कर्जा नहीं लिया कहीं से, तो पता नहीं 20 लाख या 24 लाख रुपए की आय से 1 करोड़ रुपए कहाँ से बनाया इन्होंने और कहाँ कर्ज दे दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इनसे कर्जा लेके धर्मेंद्र यादव जी ने इनकी वाइफ को कर्जा दिया है। यदि आप इनके एफिडेविट को बारीकी से देखेंगे तो श्रीमती श्रुतिका यादव ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए मोटा मोटी कर्ज ले रखा है। 2 करोड़ 36 लाख 34 हजार, इसमें से पंजाब नेशनल बैंक से लेबोरेटरी के लिए 24 लाख, होंडा सिटी के लिए 15.5 लाख, मोटा मोटी 40 लाख रुपए जो 2 करोड़ 34 लाख में बैंकों का है। बाकी का 1 करोड़ 90 लाख रुपए परिवार से उन्होंने कर्ज लिया है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि परिवार में कर्जा क्यों बट रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, ये तो शायद सम्मान्य विधायक जी, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता पाएंगे, पर बड़ा सुन के इलॉजिकल सा लगता है कि आप अपनी ही पत्नी को कर्ज दे रहे हैं। अब देखिए, श्रुतिका यादव जी ने देवेंद्र यादव से 62,91,000 लिया, धर्मेंद्र यादव जी से उन्होंने लिया, धर्मेंद्र यादव एचयूएफ से 59 लाख रुपए। अब यहाँ पे देवेंद्र यादव से धर्मेंद्र यादव कर्जा ले रहे हैं और यहाँ पे देवेंद्र यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव अपनी बहू श्रुतिका ताम्रकार को कर्जा दे रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसी आंकड़ों की बाजीगरी और महारत कर रहे हैं आपसी में परिवार में। कर्ज दिया तो ब्याज भी लेते होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पति अपनी पत्नी से ब्याज लेगा कर्ज देके? माता के चरणों में स्वर्ग है, तो अपनी माँ को 8 लाख रुपए कर्जा दिए, क्यों भाई? माँ को तो गिफ्ट देना चाहिए था। अब अगर हम आगे बढ़ें इसके एक आखिरी के 2 मिनट में, तो मज़ेदार बात यह है कि इनकी पत्नी श्रीमती श्रुतिका यादव को धर्मेंद्र यादव जी 2 जमीन गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब एक तरफ आप जमीन गिफ्ट दे रहे हो अपनी बहू को, वो अर्जित कहाँ से हुई, कैपिटल कहाँ से आया, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। दूसरी तरफ आप उसको कर्ज भी दे रहे हो, उस बहू को जिसका पति विधायक है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर बैठा हुआ है। सिर्फ जो 2 आंकड़े स्वयं उन्होंने अपने हस्ताक्षर से एफिडेविट के रूप में चुनाव आयोग के पास जमा किया है 2018 और 2023, इन 5 वर्षों में जो आय उन्होंने आयकर को दिखाई है, जो आय उन्होंने अपनी पत्नी की आयकर विभाग को दिखाई है जिस पे टैक्स पटाया है, और जो संपत्ति उन्होंने स्वयं डिक्लेयर की है, इन दोनों में यदि कुछ डिस्प्रपोर्शन या मिसमैच है तो मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र यादव जी को या तो जिसने एफिडेविट बनाया उससे चर्चा करनी चाहिए या जनता को जवाब मांगना चाहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक भिलाई नगर का जागरूक मतदाता हूँ जो ये दोनों कागजों में सिर्फ मिलान करके जो चीज़ें मुझे इलॉजिकल लगी वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी सोच आपकी, निर्णय आपका। यदि मेरे बोले गए किसी भी तथ्य में कोई कमी रह जाती है या बोली गई बात से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए थी, आपकी जानकारी के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पे दूसरी ओर वकील साहब ने भी अपनी बात को रखा है और वकील साहब ने क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। स्पष्ट लिखा है, विधायक और पूर्व मंत्री का बैंक बैलेंस कितना सीए ने बता दिया। ये हर नागरिक को जानने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग भी चाहता है कि आपका जो प्रतिनिधि है वह प्रतिनिधि कितना पैसे वाला है, कितना गरीब है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर थी और इसमें क्लियर में कभी भी जो चीजें स्पष्ट हो, साफ हो, वो कभी भी मानहानि को प्रदर्शित नहीं करती है। 499 की परिभाषा के लिए मैं तो दाद दूंगा विधायक जी को कि उनको ऐसे वकील साहब मिल गए जो ये नोटिस दे रहे हो। किस आधार पे आप दे रहे नोटिस? क्या बेस बन रहा है? कौन से बेस पे इस वक्तव्य से मानहानि होती है? सबसे पहले तो विधायक जी ये बताएं, अन्यथा विधायक जी ये प्रेस वार्ता भी इसलिए ली गई है कि वो तो मानहानि नहीं कर पाएंगे, हम उल्टा क्षतिपूर्ति का मामला लेके आएंगे उनके खिलाफ कि उन्होंने इस झूठे और जो दबावपूर्ण, भयपूर्ण जो नोटिस दिया, इससे हमको जो इन्होंने मानसिक तनाव दिया, इसके लिए हम क्षतिपूर्ति का मामला उनके खिलाफ प्रस्तुत करेंगे। हमारा कहना भी है कि नोटिस का बराबर जवाब जाएगा, जवाब के बाद प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी और भरपूर तरीके से होगी कि दोबारा भिलाई का कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि किसी विषय पे सामाजिक चर्चा में भाग लेता है और वो तथ्यों पे आधारित होती है तो उसके खिलाफ इस टाइप की जो राजनेता हरकत ना कर सके और इसका विधिवत जवाब दिया जाएगा। और मजेदार बात इसमें यह है कि जितनी नोटिस जिसने भी दिया उसने उन तथ्यों के बारे में स्पष्ट नहीं किया
जिन तथ्यों को उस चैनल में सामान्य परिचर्चा में बोला गया उस तथ्यों के बारे में नहीं है। मतलब आप स्वीकार करते हो तथ्य सही है, आप तथ्य बोलिए कि हमने झूठ बोला, हमने आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, हमने उस आरोप को लगाकर अपना राजनीतिक बेनिफिट लेने का प्रयास किया या किसी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल बात यह है कि आपने महादेव को क्यों जोड़ दिया। महादेव इसलिए है भाई, आप कैसे अपने ऊपर ले रहे हो उस चीज को कि महादेव आपके लिए इंगित किया गया। क्या मतलब एक व्यक्ति महादेव और अपने इष्ट देवताओं का नाम भी नहीं ले सकता। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये दमनकारी कार्रवाई, ये डराने वाली कार्रवाई पढ़े लिखे लोगों के ऊपर में, एक जो हमारे संविधान में हमको एक अधिकार प्रदत्त किया गया है, अनुच्छेद में है कि आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, और हम भी उस सीमा को जानते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या है। उस सीमा को भी हमने पार नहीं किया। उसके बाद भी अगर आप डराने की कोशिश करेंगे, डरेंगे नहीं, बराबर जवाब दिया जाएगा। सर एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा। सर भैया डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं जी, वो तो ऑल डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगता है, लोक दस्तावेज है। मैं इसलिए तो वकील साहब की तारीफ किया, मेरा कोई मतलब नहीं है। सर एक चीज और मैं भी बोलना चाहूंगा इस पे, जो ये भैया ने तस्वीर दिखाई ना आपको, इसमें बकायदा लिखा हुआ है दोनों का नाम, है ना। उस पूरी वीडियो में देख लीजिए, ना आपको चुनाव रिलेटेड कोई अपील मिलेगी, ना हमने कोई भाजपा का कुछ गले में गमछा डाल रखा है कि कहीं से भी हम इंगित करें कि हम बकवास करके भाजपा का फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। सर यदि मुझे सम्मानित देवेंद्र यादव जी के खिलाफ अनर्गल बात करनी होती, क्या देवेंद्र यादव जी चार्जशीटेड नहीं है? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में उनका चार्जशीट फाइल नहीं है, केस नहीं चल रहा? क्या हमने वो सब नाम लिया? अगर मुझे लूज टॉक करना होता तो मैं अपराधी बोलता उनको, क्योंकि दोष मुक्त तो नहीं हुए। क्या हमने ये बोला? सिर्फ एक बैलेंस शीट और एफिडेविट पे चर्चा हुई, है ना। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, यदि कल को किसी भी देश के न्यूज चैनल या पेपर में कोई खबर आती है ना, जो आपके इंटरेस्ट की है, तो क्या आप उसको नहीं पढ़ोगे? हर मेरा सवाल वकील साहब से आपके, वकील साहब आपने एक परिवार दायर किया था राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने पूर्व में चुनावी जो वादे किए थे, वो वादे 5 साल पूरे होने के बाद क्या एक्शन लिया? देखिए, मैंने 156(3) में पेश किया था, उसका लोअर गया, सेशन गया, और अभी हाई कोर्ट की तैयारी है। आप जानते हैं इसके लिए ये जो लड़ाई होगी लंबी होगी, और ये जो एक प्रक्रिया अपनाई गई कि लोग प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन का पूरा नहीं करते, वो हर आदमी का कर्तव्य बनता है, हर जनता का कर्तव्य बनता है कि इन चीजों के जब मैं लड़े, उस अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। ये लड़ाई अब यहाँ से क्या खारिज कर दिया गया है जो हाई कोर्ट जाएगा? बिल्कुल, यहाँ से खाली होने के बाद हाई कोर्ट। इसका कारण क्या है? इसका कारण न्यायालय का विवेक है, लेकिन मेरे को मालूम हाई कोर्ट में निकाल के लेकर हाई कोर्ट से आपकी जीत होगी। जय भैया जी, हम आपसे एक प्रश्न करना है। जय भैया, और कुछ कहना है? जय भैया अपनी बात सुनिए। मेरा ये कहना है, रिपोर्टर यशवंत साहू का नाम ले रहे हैं आप, वो पत्रकार आपसे एक न्यूज बनाने के लिए आया था कि आम चर्चा के माध्यम से आपसे ये वायरल किया है, ये मेरी जानकारी। आम चर्चा के लिए आए थे वो, तो फिर इसमें कुछ महत्व नहीं रहता। और दूसरा बात, यदि आपने मुझसे पूछा है, रिपोर्टर बन के आता, आपका न्यूज बनाता, तब पॉइंट रहता। हम तो चाय ठेले पे खड़े थे और उन्होंने हमें चाय ठेले पे, मैडम ये चीज आपने जो बोली आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ, मगर उनको कौन समझाए तो डरा धमका नोटिस देगी, ये गलत है। गलत है। तो आपको बोलना है और इसका मैं बता रहा हूँ, कैसे लोग बोले, यदि ये मानहानि हुआ है तो उसमें पहला पार्टी यशवंत भी और भिलाई टाइम्स बनना चाहिए था। आपसे अगर सामान्य बात हो रही है, उसमें कोई मुद्दा नहीं भाई, है, सिर्फ प्रश्न उन्होंने मुझे बोला, अगर आपसे एक न्यूज बनवाया है तो उसमें गलती हो सकती है। उन्होंने मुझे से बोला है कि भिलाई टाइम्स के पोर्टल से और सभी जगह से वो वीडियो मैं हटाऊं। क्या भिलाई टाइम्स का मालिक मैं हूँ? क्या कल को दैनिक भास्कर में कोई खबर छपेगी तो जिसकी छपी आप बोलोगे दैनिक भास्कर से हटाए? भाई आप बताइए। दूसरा, ये जो नोटिस भी मुझे आया है, इसमें और उनके एफिडेविट में भी कमी है। वो जो ऋण वाली बात, ये मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को। वो जो ऋण वाली बात बोली, वो दस्तावेज कैसे किसको ऋण दिए थे, क्या सर बताइए ना, सब इसमें बताइए ना, बताइए। तो आप इस बात को ये रखें ना कि ऋण वाला 2 मिनट इस बात को आप इस तरीके से रखें कि आम चर्चा, देखिए, ऋण वाला पृष्ठ क्रमांक 9 2023 एफिडेविट के, सर शांत हो जाए भैया। 2023 के एफिडेविट के पृष्ठ क्रमांक 9 में जो ऋण लिया है उसकी जानकारी उपलब्ध है, और पृष्ठ क्रमांक 5 और 6 में
जो ऋण दिया है उसकी जानकारी उपलब्ध है, तो आप लोग सुलभता से स्वयं देख सकते हैं। आप बताइए ना उसको। पृष्ठ क्रमांक 5 और 6 में देवेंद्र यादव जी ने जो कर्जा दिया है वो दिख रहा है, और पृष्ठ क्रमांक 9 में जो श्रुतिका जी ने लिया है वो दिख रहा है। तो वो आप लोग स्वयं देखें, स्वयं आकलन करें। मैं इसलिए नहीं बताना चाहूंगा, कल को उससे और बातें निकलेगी। अगर एक नई चीज है जो, सर थोड़ा सा शांति रखेंगे क्या? पवन केसवानी जी का एक सवाल है कि कोई नई बात है क्या जो हमें नहीं पता। तो सर इनका जो वकील है वो खुद इनको फंसवाता है। इनके एफिडेविट में पृष्ठ क्रमांक 11, देवेंद्र यादव जी के एफिडेविट के पृष्ठ क्रमांक 11 में चुनाव आयोग प्रत्याशी से पूछता है कि आपकी आय के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये चुनाव आयोग पूछता है कि अपनी आय के स्रोतों के बारे में ब्यौरा दें। पृष्ठ क्रमांक 11, यहाँ पे विधायक जी का एफिडेविट जिसने बनाया है, विधायक जी स्वयं लिखते हैं कि उनकी आय का मुख्य स्रोत है सुपरविजन, मकान का किराया, मानदेय, कोई चौथा स्रोत आदि इत्यादि नहीं लिखा है। सर लिखा है, पढ़ लेंगे प्लीज। पृष्ठ क्रमांक 11, सुपरविजन, मकान किराया, मानदेय। जो मुझे नोटिस प्राप्त हुआ, ये एक वकील के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसे देवेंद्र यादव जी ने अधिकृत किया है। वो लिखता है कि मेरे क्लाइंट की आय का मुख्य स्रोत यानी कि व्यापार, एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि और उससे संबंधित व्यापार। तो यदि ये एफिडेविट में कृषि और संबंधित व्यापार मुख्य व्यवसाय है, तो यहाँ पे सुपरविजन और मकान किराए के साथ कृषि का उल्लेख क्यों नहीं है चुनाव आयोग के समक्ष? और यदि मकान से किराया और सुपरविजन आपका व्यवसाय है, तो मुझे जो मानहानि का नोटिस मिला उसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं है? इन दोनों में 20 दिन का भी अंतर नहीं है, तो क्या विधायक जी की इनकम का सोर्स 20 दिन में बदल गया? ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि विधायक जी के जो विधिक सलाहकार लोग हैं, जो कागज पत्तर बना रहे हैं, जो उनके लिए कर रहे हैं, मेरी बजाय, मुझे नोटिस देने की बजाय एक शुभचिंतक के तौर पे, एक भिलाई के नागरिक के तौर में 1,65,000 जो मतदाता उनमें से एक के तौर में मैं मुफ्त की सलाह विधायक जी को देना चाहूंगा कि कम से कम जिस दस्तावेज को उनके नाम से जारी किया जाता है उसको स्वयं देखा करें। आपके जो लोग हैं वही आपके बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। शपथ पत्र ही गलत है। ये तो अभी तो भविष्य में वो आगे साथ कार्रवाई हो भी जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। कंप्लेंट कोई करेगा, आप कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे भविष्य में। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए सीजी प्राइम को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें कि पीयूष जैन जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको समझ आती है।